Welcome to the fascinating world of royal physics. You know, this is the first class and first chapter for class 11th, that is physical world. Do you know what is physical world? Come with me, I define it. I want to define it. The world outside our body, which we can sense, is physical world. कि हम आस पास के जितने भी ऑब्जेक्ट को, जितने भी सब्सटेंस को सेंस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो किस में आएगा? फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगा। ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, अपने आसपास जितना, फ्रॉम अर्थ टू यूनिवर्स, ऑल आर फिजिकल वर्ल्ड। ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। ह्यूमन जो है, जैसे भी यदि क्यूरियस नहीं होगा, जिज्ञासु क्या कहता है? स्टूडेंट को जिज्ञासु होना चाहिए, किसी भी चीज को समझने का उसमें ललक होना चाहिए, उसमें उत्सुकता होनी चाहिए। तो ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। उसके आसपास संसार में जितना कुछ भी है, उसको जानने की इच्छा सदियों से रहा है, हमेशा रहता है। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं होता है, प्रश्न नहीं होता है कि ये दिन रात क्यों होता है, वर्षा क्यों होता है, बादल क्यों बनते हैं, वॉल्केनो एरप्शन क्यों होता है, अर्थक्वेक क्यों होता है, या फिर ट्रेड्स क्यों होता है, वेव क्यों क्रिएट होता है, हवाएं क्यों चलती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते तो नीचे क्यों गिर जाता है। मतलब ये मन में एक तरह से क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हमारे आसपास ये हो क्यों रहा है। ठीक है। द इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड has responded to the wonder of nature in different ways. क्या कह रहे हैं? बहुत वर्ड इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड। ऐसा नहीं कि ऐसे मुन के बैठे हुए हैं और मन में सपना देख रहे हैं चांद पर जाने का, सूरज पर, लंदन, ब्रिटेन, फ्रांसिस्को घूमने का। मायने ये है कि इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए और इमेजिनेटिव माइंड होना चाहिए, तब वो रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट नेचर से, नेचर को डिफरेंट वेज से। जैसे कह ले कि अभी मैं कह दूं कि आप जिस घर में बैठे हुए हैं, उसके हर एक कॉर्नर को आपने सही से नहीं देखा है, या आपके सामने में जो भी वस्तुएं हैं उस पर आप पैरामीटर नहीं लगाए हैं, क्या है, कितना है, कैसा है, 4-5 क्वेश्चन का आंसर उससे अभी तक आपने नहीं लिया है। तो यदि ना हो ऐसा, मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं पर भी है, तो ह्यूमन हमेशा एक्टिव रहना है, एकदम सेंसेबल होना है, तनिक भी नहीं। फिर कह रहा है फिजिक्स डील्स विद लॉज दैट गवर्न्स द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड। फिजिक्स जो है लॉ के साथ पूरे संसार को समझो कि वो गवर्न करता है, चलाता है। एक जो संसार चल रहा है, ये किस नियम से चल रहा है, इसी का नाम फिजिक्स है। किसी ने कह दिया कि पृथ्वी शेषनाग पर है, जब वो नाग फन करता है, मारता है, डंक मारता है, पृथ्वी डोलता है, भूकंप आता है। ऐसा कोई बात नहीं, तो सांप तो मर गया होता। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं। तो इसको अच्छे से, फिजिक्स डील्स विद द लॉस ऑफ गवर्न दैट गवर्न्स द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए। फिर कह रहा है फिजिसिस्ट आर ऑलवेज अहेड ऑफ देयर टाइम्स। फिजिसिस्ट आर ऑलवेज अहेड ऑफ देयर टाइम्स। क्यों ऐसा? क्योंकि फिजिक्स, इफ यू वांट टू स्टडी, यू शुड टू स्टडी एट फर्स्ट फिजिक्स। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फिजिक्स को पढ़ें, क्योंकि इफ यू नो फिजिक्स
then you know your life, then you know the future of your life. At first you have to study physics and physics only. बाकी थीसिस और फकैती है दुनिया में, और कुछ नहीं। और यदि आप संसार में फिजिक्स को जानते हैं तो संसार में अपने जीवन में सबसे आगे रहेंगे। फिजिसिस्ट आगे रहते ही हैं, होने वाले इवेंट को वो खुद जान लेते हैं ज़्यादातर। साइंस क्या है? साइंस इज a systematic attempt to understand nature, natural phenomena in as much as detail, depth as possible. Systematic attempt to understand natural phenomena, ये सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना को जानने के लिए। पानी को आप जब हीट से स्टीम करते हैं तो वो फिर ठंडा क्यों हो जाता है? और पानी को यदि ठंडा ही कर देते हैं, कोल्ड कर देते हैं, तो फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्यों आ जाता है? मतलब मन में बैठ के एक क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन है कि आज किसको क्या अचीव, क्या लेना है किसी से, क्या करना है, कुछ खुराफात है, क्या ही मिलेगा। और नहीं कुछ मिले तो ये क्वेश्चन कीजिए, मैं कौन हूँ? हम फिर कह रहे हैं फिनोमेना इज एज मच एज डिटेल एज डेप्थ एज पॉसिबल। साइंस जो है सिस्टमैटिक नॉलेज और नेचर को जानने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक जानने का तरीका है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक आपको जानने में, समझने में मदद करता है। आपके प्रश्नों को, उत्सुकता को थोड़ा शांत करने में मदद करता है साइंस। साइंस इज द सर्च ऑफ एटर्नल ट्रूथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इटर्नल ट्रूथ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, क्या कहा मैंने? साइंस इज द सर्च ऑफ एटर्नल ट्रूथ। ये एटर्नल ट्रूथ को बताता है ये, और ये इस जारी रखता है अपना। अब एटर्नल ट्रूथ क्यों? आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि एक हाइट से दो ऑब्जेक्ट को यदि गिराते हैं तो दोनों एक साथ गिरता है। आंसर है एक साथ गिरता है प्रेजेंट में। लेकिन एक समय था जब साइंस का ब्रांच नहीं हुआ करता था, उसमें सिर्फ नाम होता था नेचुरल फिलोसफी। और उसमें जो है अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारी वस्तु पहले गिरेगा और हल्का वस्तु बाद में गिरेगा। उसके स्टेटमेंट को हैवी बॉडीज फॉल फास्टर देन लाइट वंस, ये कहना था एरिस्टोटल का, जो कि ग्रीक के फिलोसफर थे। और ये बातें 2000 साल तक माना गया, जब तक कि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया। इसलिए कहता है साइंस इज द सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। जब तक आप सच को ना जान लें, सर्च में रहें। सर्च में रहने से सच खुद चल कर आएगा आपके कदमों में। हाँ, ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल का, जिसको अरस्तु कहते हैं, उसका योगदान या फिर ग्रीक फिलोसफर का योगदान नहीं है संसार में। बहुत योगदान है, बहुत कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, बट दे मिस इंटरप्रेट फिजिकल लॉज ऑफ नेचर।
नेचर के कुछ कुछ लॉज को उन्होंने गलत बताया। जैसे पहला स्टेटमेंट, अब कहिए इसको 2000 साल तक ये चलता रह गया, इसको कोई काट नहीं पाया, क्योंकि फिलोसफर ने जो कह दिया वो रूल हो गया। एक और है, क्योंकि इस पर ही हम सुनाना चाहेंगे, साइंस इज द सर्च ऑफ एटर्नल ट्रूथ, कि ये था, स्टेटमेंट पढ़िएगा। Claudius Ptolemy told that the earth was spherical and it was the center of the cosmos. टॉलमी ने कह दिया कि अर्थ स्फेरिकल है और ये अर्थ का सेंटर है, जबकि सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? सन है। लेकिन इस बात को भी 1400 साल तक पब्लिक ने माना। टॉलमी ने क्या कह दिया? अर्थ इज द सेंटर ऑफ ऑल यूनिवर्स, क्योंकि लाइफ इज एग्जिस्टिंग ओनली ऑन अर्थ। इस बात को गलत साबित करने में 1400 साल लगा। इट वॉज करेक्टेड बाय निकोलस कोपरनिकस, और इसको फिर जो है कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, सोलर सिस्टम का या कॉस्मोस का सेंटर जो है अर्थ नहीं, सन है। और कोपरनिकस को ही फॉलो करते हुए जी ब्रूनो ने ये कहा, क्या कहा? सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कोपरनिकस ने ये साबित कर दिया कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का या कॉस्मोस का सेंटर नहीं है। जी ब्रूनो ने कोपरनिकस के आधार पर ये प्रूफ किया, ये साबित किया, ये कहा कि अर्थ का पूरे कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड का सेंटर जो है सन है। और उसके पहले तो उन्होंने कह दिया था, जी ब्रूनो और पॉप फ्रांसिस वगैरह सब चलता था, पॉप का चलता था उस समय बहुत ज़्यादा, पादरी जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पुरोहित पंडित, उस समय चलता था। और उन्होंने जो है इसको जिंदा जलाया था, क्योंकि इन्होंने सच कहा था और दुनिया को हजम नहीं हुआ। सच तो इसलिए हजम नहीं हुआ, दूसरा बात ये है कि इन्होंने जो है अपने गुरुजन या कहें कि प्रकांड विद्वान का इन्होंने विरोध किया था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसलिए उनको कहा गया कि जो है जिंदा जला दिया गया, जी ब्रूनो। और अभी भी सर्च जारी है और प्रूव भी हुआ। उनको तुमने यूं ही जला दिया, उन्होंने तो सही कहा था कि सन इज द सेंटर ऑफ दिस कॉस्मोस। तो होता है। अब इसलिए साइंस, द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज अनस्टॉपेबल। साइंस अभी भी जारी है और प्रोग्रेस इसका जारी रहेगा, स्टॉप नहीं। फिजिक्स क्या है? कहता है फिजिक्स इज द मोर ऑफ अ फिलोसफी देन अ मैथमेटिकल साइंस। फिजिक्स कुछ नहीं, फिलोसफी है। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा, इसके पहले जो है फिजिक्स नाम का ब्रांच नहीं होता था, केमिस्ट्री ब्रांच नहीं होता था, नेचुरल फिलोसफी होता था। और इसलिए कहा जाता है फिजिक्स कुछ और नहीं, सबसे पहले फिलोसफी है, फिलोसफी के बाद ही फिजिक्स है। चलिए फिर कहता है, इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ फिजिक्स विदाउट ए फिलोसॉफिकल आउटलुक इज इनकम्प्लीट। फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए फिलोसॉफिकल आउटलुक देना बहुत जरूरी है, मतलब इमेजिनेशन, अंतर ध्यान। क्योंकि इमेजिनेशन से ही इतने गुप्त काल से पहले ले लें
गुप्ता डायनेस्टी से पहले तो कोई भी भगवान का मूर्ति नहीं हुआ करता था। तो ऋषि मुनियों ने इमेजिनेट करके, अंतर ध्यान करके मूर्तियां बनवाया गया। राजा रवि वर्मा एक कलाकार हुए, मूर्तिकार, उन्होंने एक तरफ से सुंदर मूर्तियां बनाई। ठीक है, इसलिए फिलोसॉफिकल आउटलुक देना बहुत जरूरी है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। चलिए बैठने से नहीं होगा। देखिए, फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। फिजिक्स में डिसिप्लिन जरूरी है, बेसिक डिसिप्लिन है, और द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन नाइदर पॉसिबल नॉट रिक्वायर्ड। जरूरी भी नहीं है। और फेनोमेना क्या होता है, पढ़ते हैं। कह रहे हैं a fact or circumstance or occurrence observed in natural nature is called a natural phenomenon। कोई भी इवेंट को समझने के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन क्रिएट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन गेन किया जाता है अर्थ के से, नेचर से, उसी को हम फेनोमेना कहते हैं। जैसे सनराइज सनसेट, सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना। चेंजेस इन वेदर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिस तरह से 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन है, उसी तरह वेदर भी 4 है, समर विंटर रेनी और ऑटम। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द रिवर। तो ये सारी बात, ये क्या है, फेनोमेना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर क्वेश्चन कि हाँ सूरज पूरब में उग रहा है, ऐसा मन में आना चाहिए। क्यों? पानी में पत्थर फेंका तो उसमें वेव्स क्रिएट हुए, क्यों? जमीन पर क्यों नहीं? ये सारी बातें। द टू प्रिंसिपल थॉट्स इन फिजिक्स आर। तो इतना बड़ा दुनिया को, इतना बड़ा यूनिवर्स को समझने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इन्वेंट किया गया है, बनाया गया कह सकते हैं। पहला है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शनिज्म क्या होता है, दो सामान्य बात में कि यूनिफिकेशन का मतलब हुआ बहुत सारे घटनाओं को एक जगह समेट करके या बहुत बड़े कहानी को एक छोटे से लाइन में एक्सप्लेन करना, इसको कहेंगे यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म है उन बड़े कहानी को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके बांट करके समझना, ये रिडक्शनिज्म। हम इसको दो अर्थ में ये कह लें कंपेयर में कि यूनिफिकेशन को इंटीग्रेशन कहेंगे यदि +2 का स्टूडेंट है, और रिडक्शनिज्म को डिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक। और नेचुरल फिलोसफी हमने बताया कि बहुत पहले एंशिएंट टाइम में जो है कोई ब्रांचेस नहीं हुआ करता था, सारे नेचुरल इवेंट्स को जो है एक ही में ही पढ़ा जाता था, जिसको बोला जाता है नेचुरल फिलोसफी। अब देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स के पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं फिजिक्स में स्कोप क्या है। आप जापान चले जाइए, जापान में ब्रेकफास्ट कीजिए, जो कहानी हमने पढ़ा, जा सकते हैं ब्रेकफास्ट लिए आराम से, रोबोट के साथ आप डांस कर सकते हैं,
रोबोट आपके साथ डांस कर सकता है, रोबोट के साथ गाना गा सकते हैं, ठीक। वहां से आप फ्लाइट लिए, यूएसए पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से पहुंच गए। और इन ड्यूरिंग दिस पीरियड you can talk with your sweetheart, your valuable, your important, your VIP person, anytime, anywhere. You can communicate with anyone. ऐसा कैसे संभव है? This is the physics. This is the outcome of physics. This is the advantage of physics. इतना सारा कुछ एक सेकंड में, एक मिनट में सोच लिए और कुछ दिन में आप कर जाओगे, लेकिन इसको बनाने में कई साल लगे। और मैंने इसके पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूँ कि एक समय था जब ये एक जगह से दूसरी जगह इंसान को जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था, फिर साइकिल से, फिर ट्रक, बस, कार, मोटर, ट्रेन, एरोप्लेन तक हो गया। पूरे पृथ्वी तो वो कहीं भी से घूम सकते हैं। अब तो एस्ट्रोनॉट्स है जो कि पृथ्वी से कुछ कुछ सेलेक्टेड पर्सन जो है कहीं अदर प्लेनेट पर जाता है, और वो दिन दूर नहीं, हर एक पब्लिक का एक स्टेशन होगा, तो वो बोलेगा कहाँ कहाँ जाना है, तो मून पर जाना है, मार्स पर जाना है, जुपिटर पर जाना है, तो फ्लाइट लगा होगा और आपको पहुंचा सकता है, जिस तरह से ट्रेन आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है बहुत जल्द। ये है एडवांटेज ऑफ फिजिक्स। स्कोप फिजिक्स का क्या है? द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज द ट्रूली वास्ट एंड वाइड। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज ट्रूली वास्ट एंड वाइड। फिजिक्स का कह सकते हैं स्कोप क्या है? बहुत बड़ा है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा कहीं बड़ा। फिजिक्स हैज टू मेन डोमेन्स ऑफ स्टडी। फिजिक्स जो है दो भाग में, दो टुकड़ा में कह सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आसानी से समझने के लिए। पहले तो पूरे ब्रह्मांड में पूरे नेचर को एक ही था। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, अंटी वंटी संटी तक क्लासिकल बना है, तैसे वैसे। अब यहाँ पर जो आया वो तीन तरह का फिजिक्स है। दो डोमेन है, इसको जो है बाद में बनाया गया है, मीसोस्कोपिक था पहले दो ही, माक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। और इन दोनों के बीच में जो फिजिक्स है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है मीसोस्कोपिक, इस दोनों के रेंज के बीच का। फिर द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज ट्रूली वास्ट, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड्स of physical quantity such as length, mass, time and energy। कुछ नहीं, it covers a wide range। इसका रेंज विस्तृत है, जिस तरह से हम कहें विस्तृत इन द सेंस क्या, जिस तरह से यूनिवर्स आप देख पा रहे हो एक बार? नहीं। गैलेक्सी को देख पा रहे हो? नहीं। एटमॉस्फेयर को देख पा रहे हो? नहीं। स्काई को देख पा रहे हो? नहीं। जितना बड़ा स्काई दिख रहा है उससे ज्यादा वास्ट है, लाख करोड़ 10 पर पावर 25 गुना वाइड है फिजिक्स का स्कोप। समझ सकते हैं फिजिक्स का स्कोप कितना है। वही लेंथ, मास, टाइम। लेंथ मतलब मास, लेंथ का मतलब ऐसा नहीं कि लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी मेजर कर सकते हैं। लेंथ का मतलब इन द सेंस ये भी हो रहा है अर्थ से मार्स का दूरी, अर्थ से जुपिटर का दूरी, डिस्टेंस कितना है। पैरालैक्स मेथड से हम बताएंगे, पैरालैक्स मेथड से कैसे जो है अर्थ पर बैठ करके अर्थ से सन का, अर्थ से जुपिटर का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। मास, फिर जुपिटर का मास, फिर टाइम, यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करने में डिस्टेंस वगैरह सब उसका, या रोटेशन, रिवॉल्यूशन क्या है, और एनर्जी इम्पोर्टेंट है। इस सारे का स्टडी जो है हम लोग करेंगे फिजिक्स में। ये है बेसिक एरिया किसका? फिजिक्स का, जिसको हमें स्टडी करना है। चलिए,
ये नदियाँ, ये पवन, ये पहाड़, न जाने इसको किसने बनाया है, तो भगवान ने बनाया है। यही सोच तो इंसान को अभी तक यहाँ तक पहुँचाया है। तो वो क्यों है इस धरती पर, उसका अस्तित्व का एनालिसिस करना है। तो टोटल इस आँख, भगवान ने आँख दिया तुम्हें, तुमने इंसान को देखा। यदि क्रिएटिव माइंड होगा, क्यूरियस माइंड होगा किसी भी इंसान का, तो वो आराम से क्वेश्चन कर सकता है कि इंसान को दो ही हाथ क्यों, दो आँख के बीच में इतना सा डिस्टेंस क्यों, माइंड का वजन 1.5-1.5 kg ही क्यों, 1400 ग्राम होता है क्यों, हो सकता है। आसमान का रंग नीला क्यों, पानी का कलर क्यों नहीं, इन सारे बातों को। अफ्रीका के आदमी काला क्यों और कश्मीर का आदमी गोरा क्यों, हो सकता है ना। हमारे बिहार में इतना फसल का प्रोडक्शन होता है लेकिन साउथ इंडिया में नहीं क्यों, राजस्थान में नहीं क्यों। यदि आप क्यूरियस माइंड से है, बैठे हुए हैं, कहीं सोच रहे हैं, तो इन सारे बातों का, इन सारे प्रश्न का आंसर जरूर खोजेंगे। नहीं तब तो बहुत सारा सेक्शन है, रील्स देखिए। The total spread of phenomena define dimensions and measurements. What we study in physics is called its scope. फिजिक्स में जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे फिनोमेना, दिन रात का होना, डायमेंशंस, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लेंथ, मान, टाइम, एंटी, और मेजरमेंट, उसका जो है नापना, उसका मेजरमेंट कितना। व्हाट वी स्टडी इन फिजिक्स इज कॉल्ड इट्स स्कोप। जो भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये फिजिक्स का स्कोप होगा। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, हमको क्या फिजिक्स में बहुत अच्छा लगता है। All such inventions which have made our life easy and exciting, that is excitement of physics। कि जो भी हमारे लाइफ को, all such inventions which made our life easy, that is the excitement of physics। For example, a smart food, smart watch, a smart phone, and then a smart person. Because physics, new technology decides the direction of society, living style and living standard of the society. That the excitement of physics. Physics is the existing in many ways from Earth to universe. एक्साइटिंग, बहुत ही हमको जो है कहने समय एनर्जी से भर जाता, उत्साहित कर देता है। कहाँ से, अर्थ से यूनिवर्स तक, कहीं भी जहां देखो वहीं फिजिक्स है और एक्साइटमेंट है। न्यूटन्स लॉ जान रहे हो, नहीं बताएंगे, जिसको काइनेमेटिक्स हम कहेंगे। फिर कूलम्ब्स लॉ और स्टेड एक्सपेरिमेंट, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ, मैक्सवेल सेट ऑफ ऑल इक्वेशंस, ये सारे रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल जितने भी दिया गया है, सारे के सारे के हेल्प से आप फिजिक्स के किसी भी फेनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसमें फिजिक्स का छोटा सा नियम लगेगा और लागू हो जाएगा। जैसे केपलर ने एक लॉ दिया था, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उन्होंने क्या कहा, 3 ही लॉ दिया, अब पूरे ब्रह्मांड में जितना यूनिवर्स में जितना प्लेनेट है, सारा का सिस्टम से जाओ। लेकिन उस स्टेटमेंट को देने में उन्हें जब एक किसी के एनालिसिस को पढ़ने में उन्होंने 20 साल लगा दिया, तब जाकर केपलर ने अपना लॉ दिया था। फिर कहता है न्यूटन्स लॉ, फैराडे लॉ, जो है ये सारा जो है, एम्पियर्स लॉ हो गया, और स्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, ये क्लासिकल फिजिक्स में से आता है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया मैक्सवेल सेट ऑफ इक्वेशन। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स क्या हो गया, या क्वांटम फिजिक्स जिसको बोलते हैं।
क्लासिकल वो हो गया जो कि आंख से आपको दिख रहा है, दिख रहा है, जिसमें मतलब पुराना वाला फिजिक्स, जिसमें लगता है गाड़ी का चाल कितना है, गाड़ी चल रहा है, इसका चाल बताना है। अर्थ, हाँ अर्थ दिख रहा है, इतना बड़ा अर्थ है, आँख से नहीं होगा तो ऐसा दिख जाएगा, इतना बहुत बड़ा है लेकिन उसको छोटा करके देख लिए, वो ऑब्जेक्ट है, एरोप्लेन है। क्लासिकल में यही सब आता है, पीछे का जितना भी हो गया। और क्वांटम हो गया इलेक्ट्रॉनिक चीज, मतलब बहुत ही प्रिसाइज फिजिक्स, एकदम डेप्थ ऑफ फिजिक्स, गहराई से फिजिक्स का सरफेस हो गया क्लासिकल, फिजिक्स का गहराई हो गया क्वांटम फिजिक्स। इलेक्ट्रॉन उसका सबसे अच्छा एग्जांपल, फंडामेंटल पार्टिकल। The discoveries and inventions on the principle of physics are excitement of physics। जो भी फिजिक्स के बेसिस पर, फिजिक्स के एनालिसिस पर, फिजिक्स के प्रिंसिपल पर आपको दिखाई देता है, उससे आपने जो है अपने लाइफ को आसान बनाया, वही फिजिक्स है। फिजिक्स में इन्वेंशन क्या हुआ, फिजिक्स का डिस्कवरी क्या हुआ, फिजिक्स ने इन्वेंट किया क्या, कार, एरोप्लेन। फिजिक्स डिस्कवर, आविष्कार किया क्या, नहीं हमारे सोलर सिस्टम में जो है 8 प्लैनेट्स हैं, अब तो कहता है कि इनफाइनाइट है, गिनती ही नहीं है। तो हमारे फिजिक्स ने ये इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। डिस्कवर और इन्वेंट में डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले डिस्कवर वो जो कि दुनिया में प्रेजेंट है, हमें मालूम नहीं है, उसको बोलेंगे डिस्कवरी। इसलिए पंडित नेहरू ने एक बुक लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है इंडिया को उन्होंने जाना था पहले से, उन्होंने जाना बाद में। इन्वेंशन का मतलब हो गया कि जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है उसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया, नया नया, जैसे रोबोट पहले कभी नहीं था धरती पर, उनको बनाया गया, तो इसलिए उसका हो गया इन्वेंशन, रेल इंजन जो भी हो। उसके बाद ये सारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, जैसे स्मार्टफोन, एरोप्लेन, लेजर लाइट और रोबोट। ठीक है, इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन सबसे पहले ये देखिए, इमेजिनेशन हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। इमेजिनेशन बहुत बड़ा चीज होता है और इसका मैंने अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल देखा है कि इमेजिन जैसे करने लग जाते हैं ना, कोई भी से कंडीशन का एकदम ओरिजिनल विजुअलाइजेशन हो जाता है, एकदम प्रिसाइज एनालिसिस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। कह रहा है जैसे मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, बोर्स मॉडल या बोर्स थ्योरी हो गया, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, मतलब इन सारे ने जो है फिजिक्स को इमेजिन किया है। पहले के टाइम में मैक्सवेल के पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग पढ़ा जाता था, इनके बाद आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया तो बहुत पहले, लेकिन अब तब जा करके देखा गया कि नहीं जो है दोनों को साथ में भी पढ़ा सकते, तो दोनों मिला करके दुनिया में रिवॉल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है, रिवॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस इज अ सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू, मतलब इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। हाइपोथेसिस वो है जो सपोजिशन है, मान लेते हैं,
और ये सही है या गलत है ये बात की बात है, उसको मान लिया जाता है। जैसे भगवान है, मानते हो? हाँ, है, मान लिए। सही और गलत बाद में, मान लिए। इट कैन नॉट बी प्रूफ, प्रूफ नहीं किया सकता है। इसको इट कैन ओनली बी वेरीफाइड, वेरीफाई किया जाता है इसको। भगवान बताते हैं तुमको, भगवान कैसे दिखा, भगवान इस तरह भगवान है। हाइपोथेसिस को जो है वेरीफाई किया जाता है, याद रखना है। हाइपोथेसिस मतलब वेरिफिकेशन ओनली, नॉट प्रूफ। जैसे डेली लाइफ फेनोमेना, आपको सोते हैं, आप जगते हैं, आप फ्रेश होते हैं, आप अपना डेली लाइफ का काम करते हैं, यह हाइपोथेसिस है। वेरीफाई कैसे होगा? एक इंसान को बैठा करके देख लो, वो क्या क्या करता है, वेरीफाई हो गया, हाँ भाई सही बात है। दैट इज द वेरिफिकेशन। फिर कह रहे हैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। Physics and technology are related to each other. Sometimes technology gives rise to new physics, at other times physics generate new technology. फिजिक्स ही और टेक्नोलॉजी ही सोसाइटी का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी कभी जनरेट करता है, फिजिक्स न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट करता है, और न्यू टेक्नोलॉजी कभी कभी नया फिजिक्स जनरेट करता है। Physics generates new technology and technology determines the future of society. मैंने कह दिया, न्यू टेक्नोलॉजी डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। न्यू फिजिक्स अभी सोसाइटी का डायरेक्शन दे रहा है, देखा ना, अमेरिका और ईरान बहुत अच्छा सोसाइटी को डायरेक्शन दे रहा है, यही टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का वर्स्ट कंडीशन है, एकदम बाहियात कंडीशन जिसको कहते हैं। न्यू फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। रोबोट बनाया था शादी विवाह में, वीडियो बनाओ, ये रोबोट इसलिए यूज कर रहा है पूरा ईरान उड़ा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट वायरलेस कम्युनिकेशन वाईफाई डाटा इज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक दोनों के वेव को कंबाइन कर दिया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हुआ, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इंटरनेट वायरलेस कम्युनिकेशन दिया, वाईफाई दिया। फिर सैटेलाइट एंड गूगल मैप, ये भी क्या है, फिजिक्स का इन्वेंशन ही है। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर नॉट ऑलवेज इजी टू फोरसीन। ऐसा भी नहीं है कि एप्लीकेशन फिजिक्स का आपको आसानी से दिख जाएगा। ये बता सकते हो आसमान नीला क्यों दिखता है, एप्लीकेशन। हाँ, ऐसा स्कैटरिंग ऑफ फिजिक्स होता है, तो हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न ही कभी नहीं आया, आसमान तो नीला है ही, दिखता कहाँ है, वो तो है ही, क्योंकि आप पृथ्वी पर हो। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर नॉट ऑलवेज easy to foresee. फिर the application of physics have played a key role in the development of technology. फिजिक्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। What is discovered in physics, it immediately affects the society. स्मार्टफोन आ गया, या टेलीफोन आ गया, या टेलीविजन आ गया। टेलीफोन का मतलब वो बात सिर्फ उसमें हो सकता था, टेलीविजन का मतलब हो गया कि बोल भी सकता है और देख भी सकता है। स्मार्टफोन हो गया तो मतलब देख के भी बात कर सकता है एक ही में। आपको पूछा जाएगा पहले स्मार्टफोन के पहले टेलीविजन, तो पहले टेलीविजन तब स्मार्टफोन। जानते हो, बता दिया मैंने। देखिए टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल, जैसे एरोप्लेन। एरोप्लेन तो इंसान ने बनाया, भगवान ने बना के दिया, इंसान ने। एरोप्लेन का बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स, बर्नौलीज प्रिंसिपल के बेस पर जो है एरोप्लेन काम करता है। हम बताएंगे बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है प्रेशर पर। सोनार, सोनार क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार का यूज कौन करता है, नेवी में, ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है।
ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज अभी सर्जरी के लिए किया जाता है, लाइटनिंग के लिए किया जाता है, वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, प्लेन को या आदमी को एक जगह से दूसरी जगह डंप करने के लिए किया जाता है, मतलब पहुंचाने के लिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? फैराडे लॉ पर वही वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन दो तरह का, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, बात की बात है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, फैराडे लॉस पर जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। और उसके बाद कंप्यूटर का तो कुछ कहना ही नहीं है। कंप्यूटर, रॉकेट प्रोपल्सन, अभी भी रॉकेट पूरा दागा जा रहा है अमेरिका और ईरान के द्वारा, ठीक, अच्छी बात है। और इसके पहले तो यूक्रेन और रूस परेशान ही था, अभी तो हमको लगता है एटमॉस्फेयर एकदम चकाचक रहता होगा। कार्बन 0% का अचीवमेंट पता नहीं कब होगा। स्टीम इंजन को जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर जो है ये बेस्ड है, और रॉकेट प्रोपल्सन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए, मतलब क्लासिकल और डायनामिक या क्वांटम दोनों को मिला करके फिजिक्स ने जो कमाल दिखाया है ना, उसी के कारण दुनिया जो है जहन्नुम बन रहा है। अब है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। चार तरह के फोर्स हैं पूरे संसार में। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत वीक फोर्स। दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तब तक के लिए नमस्कार, गुड, मतलब बाय बाय, गुड बाय।